गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा श्वसन क्या होता है, कौन कौन से इसके सबस्ट्रेट होते हैं और इनका श्वसन गुणांक क्या होता है। तो आज अपन श्वसन के कौन कौन से पाथवे हैं जिससे श्वसन की क्रिया पूरी होती है। तो श्वसन क्या है, जैसा अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि श्वसन एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में या सरल पदार्थों में अपघटित किया जाता है और इसके अंत में लास्ट में CO2 और जल का निर्माण होता है। तो इसमें ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है उसमें कुछ ऊर्जा का विमोचन होता है। कुछ ऊर्जा तो ATP के रूप में संचित हो जाती है और शेष जो ऊर्जा होती है वो उष्मा के रूप में निकल जाती है। तो इसकी मैकेनिज्म का जब अपन अध्ययन करेंगे तो इसके दो प्रमुख परिपथ हैं या पाथवे हैं जिसमें श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। तो एक तो है कॉमन पाथवे और दूसरा है HMP पाथवे या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। इसके अतिरिक्त कुछ जो जीवाणु हैं उनमें भी एंटनर डिओडोर पाथवे पाया जाता है जो माइक्रोब्स में ही होता है। तो आज अपन श्वसन का जो कॉमन पाथवे है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो श्वसन क्या है, ये एक जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी एक श्रृंखला से संपन्न होती हैं वो सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, और इनको अपन जैसे ये 3 अपने भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और तीसरा है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है और क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन तीनों के बारे में अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना जो वीडियो है उसमें अपन ग्लाइकोलाइसिस के बारे में अध्ययन करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या क्या अभिक्रियाएं होती हैं श्रृंखला में, जिसके बाद में क्या उत्पाद बनता है जो क्रेब्स साइकिल के अंदर जाता है जिससे कि श्वसन की क्रिया आगे बढ़ती है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया है ये ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों श्वसन के अंतर्गत पाई जाती है। इस प्रक्रिया में क्या होगा, जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। तो सबसे पहले इसको 3 वैज्ञानिक हैं, एमडेन, मेरोफ और पारनास, इन्होंने खोजा था। ये 3 जर्मन वैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने अपने नाम के आधार पे ही, जैसे नाम था इनका एमडेन, मेरोफ, पारनास, तो इनका पहला लेटर ले लिया EMP और इसका नाम रख दिया EMP पाथवे। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज का एक अणु है वो विभिन्न अभिक्रियाएं करता हुआ पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में चेंज हो जाएगा और इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु मुक्त होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की जो सभी अभिक्रियाएं हैं वो साइटोप्लाज्म में ही संपन्न होती है, यानी सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ही संपन्न होती हैं। इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता भी नहीं होती, इसीलिए सबसे पहले मैंने बताया था कि ये ऑक्सी और अनऑक्सी जो श्वसन करते हैं उन दोनों ही जीवों में ये पाया जाता है। तो इसकी सरल समीकरण क्या है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा विघटन होगा और पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनेंगे। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है इसके 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। पहली है इसमें फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा कि जो ग्लूकोज के जो अणु हैं उनका फॉस्फोरिलीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप सबसे पहले तो फ्रक्टोज बनता है और वो फ्रक्टोज है, और इसके लिए ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के फास्फोरिलीकरण के लिए 2 ATP की भी आवश्यकता होगी। यानी श्वसन में अपन मानते हैं कि ATP बनते हैं लेकिन कुछ ATP खर्च भी होते हैं। जैसे पहले स्टेप में ही जैसे ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनता है तो उसके अंदर 2 ATP की आवश्यकता होती है, और ये जो ATP हैं ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ही सक्रिय होते हैं। मतलब इनकी जब ATP का विघटन होता है तो वहाँ पे एक हेक्सोकाइनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो इससे क्या होगा, ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी अभिक्रिया क्या होगी, इसमें आइसोमराइजेशन की होगी, जिसमें जो आइसोमरीकरण होगा ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। अगली अभिक्रिया में क्या होगा, फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट है वो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा।
तो पुनः यहाँ पे 2 ATP की आवश्यकता होगी। तो वही काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में, तो यहाँ पे 2 ATP पहले स्टेप में और 2 ही ATP तीसरे स्टेप में खर्च हो जाते हैं। इस तरह से 4 ATP का यहाँ पे खर्च हो जाता है। तो ये इसका पहला पद है। मैंने बताया ग्लाइकोलाइसिस 3 पदों में होता है। पहला फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फोरिलीकरण में मतलब है यहाँ पे फॉस्फेट ATP का विघटन होगा, फॉस्फेट ग्रुप अलग होगा, ADP में चेंज हो जाएगा और एनर्जी है वो काम में आएगी, और जो ग्लूकोज है वो एक तरह से फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगी। तो ये फॉस्फोरिलीकरण की घटना है, ये 3 पदों में बताई मैंने। तो पहले पद में तो जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, दूसरे पद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, और तीसरे पद में दोबारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से एक फॉस्फेट और लग गया उसके 1 पोजीशन पे, तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना। इस तरीके से ये पहला फॉस्फोरिलीकरण का जो पद था वो पूरा हुआ। नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस की जो स्टेप है उसमें हेक्सोज शर्करा का विघटन होता है, यानी कि जो अपनी फ्रक्टोज शुगर बनी है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, उसका विघटन होगा और एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जिससे इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं 3-3 कार्बन के। एक तो होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा होता है DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये जो दोनों टुकड़े हैं 3-3 कार्बन के, ये फिर आगे अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये हेक्सोज शर्करा का जो विघटन है ये इसका सेकंड पद है। इसमें क्या होगा, जो DHAP ढाब जो बना है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये पुनः फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में भी आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में चेंज हो सकता है, और इससे जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो बनता है इसके 2 अणु बन जाते हैं। उसके बाद में है तीसरा जो स्टेप है इसका, वो है पायरुविक एसिड का निर्माण। अपने जो ग्लाइकोलाइसिस है उसका अंतिम उत्पाद भी क्या है, पायरुविक एसिड है। तो यहाँ पे क्या होगा, पायरुविक एसिड का निर्माण होगा। पायरुविक एसिड के निर्माण के लिए एक डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, और इससे क्या होगा, 2 NADH2 के अणु भी बनते हैं। तो इसमें जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है, और कुछ एचाइन निकलते हैं उनको NAD के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और NADH2 का निर्माण होता है। इस तरीके से अगला जो स्टेप होगा वो मतलब एक के बाद एक स्टेप चलते जाएंगे, और अगले स्टेप के अंदर जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, वो ADP से यहाँ से एक फॉस्फेट निकल जाएगा, उसको ADP ग्रहण कर लेगा और ATP का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 पदों में चलेगी ये प्रक्रिया, क्योंकि 2 अणु हैं इसलिए 2 स्टेप में चलेगी, तो 2 ATP का निर्माण यहाँ पे हो जाएंगे। इस तरीके से जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाएगा, और 2 ATP के निर्माण होंगे। मैंने शायद स्टार्टिंग में ये बताया था कि 2 स्टेप में जैसे अपने जो फॉस्फोरिलीकरण का पद था वो 2 स्टेप में ATP उपभोग हुआ था। तो एक तो पहले स्टेप में, सेकंड, और एक थर्ड स्टेप में, तो दोनों में ही एक ATP का ही उपभोग होगा। शायद मैंने गलती से उसमें 2 ATP बता दिए, 2 ATP नहीं, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज का एक ही अणु काम में आ रहा है। तो ग्लूकोज के एक अणु से जब एक अणु का विघटन हो रहा है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ATP, 2 पदों में 2 ATP ही काम में आएंगे। एक पद में एक ATP और उससे नेक्स्ट पद में दूसरा ATP काम में आएगा, तो 2 ATP काम में आए। लेकिन जब यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं कि ADP से ATP जो बन रहे हैं, यहाँ पे 2 ATP बनेंगे एक पद में। क्यों? क्योंकि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु बन गए और दोनों का आगे विघटन होगा। तो बुक के अंदर आप लोगों को एक ही अणु का विघटन बताया जाएगा, दूसरे अणु का सेम विघटन होगा, तो उसमें जैसे एक पद में एक ATP बन रहा है तो अगले वैसा ही सेम पद होगा दूसरे अणु के लिए, तो एक ATP पुनः बन जाएगा। तो यहाँ जैसे बताया आप लोगों को कि 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एमल से जब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तो उसमें एक ADP फॉस्फेट को ग्रहण करके एक ATP में चेंज हो जाता है। तो ऐसा ही एक अणु और होगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि 2 ATP बनेंगे इस पद में। इस तरीके से इसमें जो लास्ट पद आएगा, जैसे फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है वो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाएगा 3 वाला,
फिर वो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ये एक के बाद एक जो ये हैं अभिक्रियाएं चलती रहेंगी। और लास्ट इसका जो पद है उसमें फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल है वो दोबारा एडीपी से संयोग करके एक इसमें से फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में और वो एटीपी में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी 2 एटीपी का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब है कि ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है उसके अंदर 4 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी खर्च होते हैं जो फास्फोरिलीकरण के जो फर्स्ट और थर्ड स्टेप है उसके अंदर। और साथ में ही इसमें 2 NADH2 के अणु भी बनते हैं। 2 NADH2 के जो अणु बनते हैं तो अपन को पता है जब वो NADH2 के जो अणु है वो ETS में जाते हैं तो एक अणु से 3 ATP बनते हैं। तो 2 अणु से 6 ATP बन गए। अगर अपन को इसमें देखा जाए कि ये जो विभिन्न पद हैं ग्लाइकोलाइसिस के उनमें अगर अपन अध्ययन करें तो जो कुल टोटल ATP कितने बने, 4 ATP शुद्ध लाभ हुआ। खर्च कितने हुए, 2 ATP खर्च हुए। तो अपन को शुद्ध लाभ कितना हुआ, मतलब बने कितने, 4 ATP। एक पद में 2, दूसरे पद में 2, 4 ATP बन गए। लाभ कितना होगा अपन, और खर्च कितने हुए, 2 ATP जो फास्फोरिलीकरण के स्टार्टिंग के 2 पदों में बताए थे आप लोगों को। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है। तो वहाँ पे 2 ATP क्या होंगे, काम में आएंगे। तो 2 ATP काम में आए, 4 ATP का अपन का प्रोडक्शन हुआ। तो अपन को नेट लाभ कितना होगा, शुद्ध लाभ होगा अपन को 2 का, 4 - 2 2, शुद्ध लाभ 2 का हो गया, 2 ATP अपन को प्राप्त हो गए। अब अगर इसमें देखा जाए कि इसमें 2 अणु NADH2 के बनते हैं, ये 2 अणु जो NADH2 के हैं ये जब ETS में जाएंगे तो ETS में एक अणु NADH2 से 3 ATP बनते हैं। तो 2 अणुओं से कितने बन गए, 6 ATP। तो 6 ATP तो ये बन गए और 2 ATP का अभी आप लोगों को लाभ बताया था। तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 8 ATP का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये 8 जो ATP हैं ग्लाइकोलाइसिस में ये ऊर्जा के जो ATP के रूप में बन जाते हैं। तो इस तरह से जो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है उसमें जो ऊर्जा का उत्पादन अपन पढ़ेंगे वो 8 ATP के रूप में होता है। ये कुल लाभ है इसका। तो 2 ATP तो अपन कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस से शुद्ध लाभ हुआ और जो 6 ATP हैं वो ETS में जाके अपन को लाभ प्राप्त हुआ। इस तरह से ये ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप कॉमन पाथवे जो था श्वसन का उसकी जो फर्स्ट स्टेप थी ग्लाइकोलाइसिस वो पूरी हुई। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था 3 पाथवे आएंगे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS। तो ये अपना जो पाथवे था ग्लाइकोलाइसिस ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें ग्लूकोज का विघटन होना स्टार्ट हुआ और क्या बने, पायरुविक एसिड के 2 अणु बने। तो इसमें एनर्जी किस रूप में बनी, ATP के रूप में। कितना अपन को लाभ हुआ उसकी आप लोगों को कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में ध्यान रखना, जैसे मैंने गलती से उसमें 2 ATP बोल दिए थे एक स्टेप में जो खर्च हुए वो, तो 2 ATP नहीं होंगे, एक स्टेप में एक ही ATP खर्च होगा। क्योंकि एक ही ग्लूकोज के अणु का विघटन हो रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। लेकिन जब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आगे जब ATP का निर्माण होता है वहाँ पे डबल ATP का निर्माण होता है। क्योंकि एक ग्लूकोज के अणु से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गए। तो 2 अणु 3-3 कार्बन के, ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का होता है और जो ये जो ग्लिसरिक एसिड है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये 3 कार्बन का होता है। तो इसके 2 अणु बन गए। तो एक पद में जैसे एक ATP बना तो ऐसा ही पद दूसरे अणु के लिए चलेगा, वहाँ पे 2 ATP बन गए। और ऐसे 2 पदों में ऐसी घटनाएं होती हैं जब ADP से ATP बनता है। तो टोटल 4 ATP अपन को प्राप्त हुए हैं, 2 ATP अपने खर्च हुए हैं। तो शुद्ध लाभ तो अपन को 2 का हुआ, लेकिन साथ में ही 6 ATP अपन को ETS से भी प्राप्त हुए हैं क्योंकि 2 NADH2 का निर्माण भी यहाँ पे हुआ। इस तरह से एनर्जी का कैलकुलेशन है जिसमें 8 ATP का ग्लाइकोलाइसिस में लाभ होता है। धन्यवाद। मम्मी मैं गार्डन को मंडा